जो इन्होंने इलेक्शन में धांधली की उसकी अगर जुडिशल कमीशन ना बनाई तो फिर से लाहौर की और पाकिस्तान की सड़कों पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन सेनेट कौन सी जमात जीतेगी? बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज हासिल है, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही बड़ी सरगर्म है और दोनों की कोशिश ये है कि चेयरमैन सेनेट उनकी जमात से मुंतखब हो जाए। अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसकी रोशनी में अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स का जिक्र किया जाए तो उसमें से तासुर ये मिलता है कि रज़ा रबानी और एतजाज़ एहसन का नाम और फ़ारूक नाइक साहब का नाम, ये तीनों नाम सामने आएंगे और हो सकता है किसी एक के ऊपर जो भी कंप्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो सका, जो नून लीग के लिए काबिल कबूल शख्सियत हुई, तो शायद वो ज़्यादा आसानी के साथ चेयरमैन बन जाए। उसमें अगर उस रोशनी में देखा जाए तो एतजाज़ साहब शायद सबसे पहले क्वालिफाई करेंगे और दूसरे नंबर पर रज़ा रबानी हो। लेकिन अगर नून लीग मद्दे मुकाबल रहना चाहती है और कम्पीट करना चाहती है और MQM के साथ पीपल्स पार्टी या JUI के साथ मिला के अपना नामजद करदा मुंतखब चेयरमैन करवा सकती है, तो हो सकता है रज़ा रबानी साहब को फौकियत हासिल हो। लेकिन ये आइंदा 2-4 रोज़ में हमारे सामने ये गुत्थी सुलझेगी कि ANP जो है वो अपना जो ट्रेडिशनल उनकी पार्टनरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इत्तेहाद है उनका, और MQM जो है सूबे में उनके साथ हुकूमत में। आज 17 साल बाद शहबाज शरीफ साहब ने MQM से रब्ता किया है, तो क्या MQM पीपल्स पार्टी के साथ ही जाती है? फिर तो क्लियर कट उनकी एक पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर वो अपने राब्ते मरकज़ में, क्योंकि एक बड़ी देर से चल रही है ख़बर कि उनको 1 या 2 वजारतें नून लीग देकर हुकूमत में शामिल कर सकती है, तो अगर वो वाली सिचुएशन हुई तो फिर हो सकता है कि नून लीग का पलड़ा भारी हो। MQM, JUI, ANP और इसी तरीके से काफ लीग के जो वोट्स हैं बड़ा डिसाइसिव रोल अदा करेंगे। PTI वाले जो हैं वो इस दौड़ में अभी तक शरीक होने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम ना पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे और ना ही N लीग के उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा वो हल्के जिनके ऊपर PTI वाले N लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं इंतखाबात के बाद से, उसमें आज एक और इजाफा ये है कि 118 हामिद ज़मान का हल्का है जिसके ऊपर थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन जो है वो दोबारा से ऑर्डर हुई है। पहले भी उसके हल्के की कुछ रिपोर्ट आई हुई है। आज मज़ीद तफसील के साथ शायद उस पर कोई फैसला आया, उसके ऊपर भी पूछेंगे कि उसमें क्या नई चीज़ है जो सामने आ सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स हम पढ़ते जा रहे हैं और ऑर्डर भी आते जा रहे हैं, लेकिन ये 120 दिन के अंदर अमल मुकम्मल होना था, जो शायद 1220 दिन में भी मुझे लगता है मुकम्मल नहीं होना। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हो रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौई साहब माजरत चाहता हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बड़ी मेहरबानी जी, मैंने जी मेहरबानी। चौई साहब ये फरमाइएगा कि सेनेट इंतखाबात क्या फैसला किया, काफ लीग ने किस तरफ शामिल हो रहे हैं? देखिए जी, अभी तो मुशावरत का अमल जारी है और आज नून लीग के परवेज रशीद साहब और साद रफीक साहब तशरीफ लाए थे घर पे, तो उनके साथ भी बात हुई है। तो उसमें भी जो हमारी जमात की तरफ से शुजात साहब ने उनको कहा है कि कोशिश ये करें कि कंसेंसस कैंडिडेट जो है वो लेके आएं और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ज़रा अबब सोचें और उसके दायरे से निकल के कौमी सतह को सामने रख के और कौमी कोई ऐसा बंदा जो सबके लिए काबिल कबूल हो वो लाएं, तो फिर एक कंसेंसस कैंडिडेट बन सकता है जिसमें सबके लिए आसानी होगी। वो आपके ख्याल में कंसेंसस कौन सा नाम हो सकता है? चौधरी एतजाज़ एहसन आपको कैसे लगते हैं, पसंद है आपको? गुजरात के चौधरी साहब आ जाए। सारे पसंद हैं लेकिन उसमें अभी इसके बाद शाम को इजलास हो रहा है वहाँ पे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, वहाँ गए हैं हमारे सेनेटर भी, शुजा साहब भी गए हैं और भी लोग गए हैं। तो वहाँ एक मुशावरत का अमल जो है वो शुरू अभी तक तगड़े उम्मीदवार आपको कौन कौन लगते हैं? कोई 2-3 नाम तो लेना जी। देखिए जी, उस तरह अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है कि आगे चल के क्या सिचुएशन। देखिए चौधरी परवेज लाई खुद तो बनने नहीं जा रहे, इसलिए आपका तजिया जो है बड़ा हमारे लिए खबर बन जाएगी। बताइए कोई 2-3 नाम जो आपको लगता हो कि बड़े भारी भरकम है। नहीं, नाम तो इस तरह कई दफा वो कहते हैं ना कि डार्क हार्स भी जो है वो निकल जाता है आगे किसी तो डार्क हॉर्स आपको कौन सा लगता है कि इसमें डार्क हॉर्स कौन सा है? अभी तक मेरा हाल है अगले 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा, कुछ ना कुछ वाज़ेह हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, अभी एक वो भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, पिटीशन भी पेंडिंग है कि जी के इलेक्शन को स्टे किया जाए और पहले ये ऑर्डिनेंस और ये जो
गलत किस्म का गलत मौके पे ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसका फैसला हो जाए और वो जो 4 सीटें हैं उसके बगैर इलेक्शन ना किया जाए ताकि हाउस मुकम्मल हो। तो अच्छा चौधरी परवेज साहब, आपको आज कैसा लगा जब परवेज रशीद साहब और ख्वाजा साद साहब आपके घर आए? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान आने के बाद काफ लीग के सारे लोगों से हाथ मिला लिया, लेकिन आप दोनों के लिए, खास तौर पर आपके लिए, चौधरी शुजात साहब से उनके इतने गिले शिकवे नहीं है, आपसे खास तौर पर उनकी एक वो मुकाबले वाली फिजा जो है मौजूद है। आपसे हाथ मिलाने पर तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो आज आपको कैसा लगा? आप तो बड़े खुश होंगे आज। नहीं, देखें वो इलेक्शन में अब चूंकि उनका अपना एक मकसद है और उस मकसद को हासिल करने के लिए वो सियासी तौर पे उन्होंने फैसला खुद ही किया है। हमारे तो आपको पता है कि हमारी एक ट्रेडिशन है कि हमारे कभी दरवाजे तो बंद नहीं हुए, चाहे कोई भी आ जाए मिलने के लिए, उसको खुश आमदेद कहते हैं। बाकी फैसला तो मशावरत से होगा अपनी जमात के लोगों के साथ। अगर मशावरत के बाद फैसला नून लीग के हक में आ गया चौधरी परवेज साहब, तो आपकी जमात में आपको कोई मसला तो नहीं होगा? देखें, कंसेंसस कैंडिडेट इसलिए कहा गया है कि जो काबिल कबूल हो सारी जमातों को। हो सकता है कि ऐसा कैंडिडेट भी सामने आ जाए कि इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किल हो जाए उसको ना करना, ये भी तो हो सकता है ना। वो कौन सा हो सकता है? चौधरी शुजात साहब ही हो सकते हैं फिर तो। चौधरी शुजात साहब को बना दें। अच्छा, वो तो सेनेटर नहीं है। सेनेटर भी बनवा दें जी, वो कौन सा जोर लगता है, पाकिस्तान में सारी चीजें हो सकती है। नहीं, सेनेटर नहीं है। अच्छा, नाम कोई बताएंगे आपके? नहीं बताएंगे सर, कोई नाम वो अच्छा नहीं लगता कि चूंकि अभी ये प्रोसेस जारी है और इसमें आपने बिल्कुल सही तजिया किया है कि MQM के वोट भी बड़े मैटर करेंगे। उनकी अच्छी खासी तादाद है, फिर और जितनी छोटी जमातें हैं वो भी इसमें काफ़ी रोल प्ले करेंगी। तो वैसे तो नून के और पीपल्स पार्टी के वोटों का उनके 26 हैं, इनके 27 हैं पीपल्स पार्टी के, 1 वोट का फर्क है। लेकिन अभी जो दुरुस्त है जी, दुरुस्त। फाटा के इलेक्शन सामने आते हैं तो उसमें भी पता चलेगा। फिर आज़ाद लोग भी हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। चौधरी परवेज लाई साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। हमें हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक आपसे ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मखदूम अमीन फ़हीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, दोनों को वेलकम करता हूँ। मखदूम साहब, पहले ये फरमाइएगा कि आपकी जमात से अगर सेनेट के उम्मीदवारों के नाम लिए जाएँ, अभी किसी को फॉर्मली या ऑफिशियली नॉमिनेट तो नहीं किया गया, तो आपके ख्याल में कौन कौन से लोग तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं? 3 नाम बार बार घूम रहे हैं, एक चौधरी एतजाज अहसन का है, दूसरा रजा रब्बानी साहब का है, तीसरा फारूक नाइक साहब का है। मैं सब तीनों नाम जो है बड़े मोतबर नाम है और जिस तरह के पूरी कौम ने देखा है, आपने और हमने भी देखा है कि इसमें बड़े एक्टिव रहे हैं हमारे रजा रब्बानी साहब और चौधरी एतजाज अहसन साहब जी, एतजाज साहब, और फारूक नाइक का तो एक अपना रोल है जो कि प्ले करते रहे। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में जबकि बहुत ही थोड़ा फर्क है वोटों की गिनती में, तो कब कैसे फैसला होता है। ऐसी सूरत हाल में मैंने अक्सर देखा है कि छोटी जमातों का बड़ा रोल होता है जो अपना किरदार भी अदा करती हैं। अब देखना है कि क्या होता है। अच्छा, हामिद खान साहब से पूछते हैं। हामिद खान साहब, आपकी जमात तो सेनेट इंतखाबात में उस प्रोसेस में शामिल होने जा रही है या वोट में हिस्सा ही नहीं लेंगे, क्या करेंगे? अभी मलिक साहब अभी फैसला नहीं किया, पार्टी फैसला करेगी कि अभी तो इलेक्शन कॉल होंगे, डेट पड़ेगी, सब चीज़ सामने आएगी तो तहरीक इंसाफ इसमें फैसला करेगी कि आया उसमें हमने वोटिंग में हिस्सा लेना है कि नहीं। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर हामिद खान साहब मैं पूछूं तो आपके जब सेनेटर मुंतखब हो जाएं तो आपको वोटिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो अपना उम्मीदवार खड़ा करके आप हिस्सा लें, चाहे 5 ही वोट उसको मिले, लेकिन उस प्रोसेस में ज़रूर शामिल होना चाहिए, बजाय ये कहें कि हम तो एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि आप सेनेट का तो हिस्सा आप बन चुके हैं। दुरुस्त कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये तो पार्टी ने इज्तिमाई फैसला करना, मैं यहाँ अपनी ज़ाती ओपिनियन नहीं देना चाहता। ये पार्टी की जब हमारी सेंट्रल कमेटी मीट करेगी तो इंशाल्लाह फैसला करेंगे। अगर फैसले में वो स्टेज आ जाए कि जब उम्मीदवार सामने खड़े नज़र आएँ तो आपके वो वकीलों के ग्रुप में, तो वो मद्दे मुकाबल ग्रुप में चौधरी एतजाज अहसन, अगर वो सामने नज़र आ जाएँ तो फिर आपका क्या करेंगे? देखिए, यहाँ ये सवाल नहीं कि ज़ाती दोस्ती का ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सेनेट का चेयरमैन पंजाब से नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी दोस्त हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी पंजाब से आ चुके हैं
जो है नेशनल असेंबली का स्पीकर भी पंजाब से है, तो ये मुनासिब नहीं होगा कि पंजाब से आप सेनेट का चेयरमैन भी जो है वो इलेक्ट कर लें। तो मेरे नज़दीक तो किसी बाकी तीनों सूबों में से किसी को सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होना चाहिए, असूल अगर सामने रखा जाए, जो सियासी रवायात को सामने रखा जाए। मैं किसी के हक में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। अच्छा, इसमें मीर हासिल बजंजो साहब की खबर एक छपी थी, गो उन्होंने कहा कि मेरे से ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, तो बजंजो साहब हों तो आपकी जमात उन्हें सपोर्ट करेगी या इंडिविजुअल ओपिनियन दे दिए, वो तो आप कहेंगे कि जमात फैसला करेगी? पर्सनली हामिद खान साहब सपोर्ट करते हुए उन्हें पसंद करेंगे मीर हासिल बजंजो को? मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान से अगर मेरी अपनी ज़ाती राय है कि किसी और सूबे की निस्बत बलूचिस्तान को अगर चेयरमैन सेनेट का अहदा दिया जाए तो ये एक अच्छी बात होगी, ख़ास तौर पे आजकल के जो सियासी हालात में। तो कोई हर्ज नहीं है, अगर हमने पार्टिसिपेट करना है और हमने प्रेफरेंस शो करनी है तो ये पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सिलेक्ट सीटें होती हैं 3, 4, 5 में से, सदर का होता है वो सिंध से आ गए, प्राइम मिनिस्टर है वो पंजाब से आ गए हैं, जो नेशनल असेंबली के स्पीकर होता है वो अब पंजाब से आ गया है। तो अब KPK और बलूचिस्तान को इन में से कोई सीट नहीं मिली, तो अगर ये सीट इन में से किसी सूबे को चली जाए तो ये मुनासिब होगा, जोग्राफिकल बैलेंस और सियासी रवायात को सामने रखते हुए। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मखदूम साहब से भी बात करेंगे कि क्या नुमाइंदगी अगर बलूचिस्तान को या KPK को देनी है तो फिर कौन से नाम सामने आ सकते हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ वेलकम बैक। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ हैं MQM से। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम भाई। शायद कोई 17 साल के बाद, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब ने कॉल किया अल्ताफ़ हुसैन साहब को सेनेट इंतखाबात में सपोर्ट हासिल करने के लिए। कुछ रोशनी डालिएगा कि क्या बातचीत हुई होगी या क्या आपकी जमात की पोजीशन है? शुक्रिया नदीम भाई। यकीनन ये बहुत एक तवील अरसे के बाद जो शरीफ बरदरान में से किसी का रब्ता है कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन से, और हमारी ख्वाहिश यही है कि खा MQM हो, हम हों या और दीगर सियासी जमातें हों, वो कोई इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ इख्तियार ना करें दीगर सियासी जमातों के हवाले से, और एक हम कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला ज़रूर रखें गुफ्तगू का। मुझे इस वक्त इल्म तो नहीं है कि क्या गुफ्तगू हुई है दोनों के दरमियान, क्योंकि मैं कहीं और था और बस आपके प्रोग्राम के लिए मैं पहुंचा हूं। लेकिन ये मुझे अंदाज़ा ज़रूर है कि यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सेनेट के चेयरमैन उनकी जमात के मुंतखब हों, तो उसके हवाले से उन्होंने हिमायत चाही होगी। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी मिले, MQM की जो एक कमेटी बनाई गई है हमारी जानिब से 6 रुकनी, और यकीनन MQM इज़ वेइंग ऑल ऑफ द ऑप्शंस। हमारी ख्वाहिश यकीनन यही है कि कोई बेहतर हल निकले सेनेट के चेयरमैनशिप के हवाले से, और MQM पर जो जिम्मेदारी आयद होती है, तीसरी बड़ी जमात है वो सेनेट में, तो उस जिम्मेदारी को भी हम महसूस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई बेहतरी फैसला करेंगे। क्या आप लोग खुद भी कोई चाहते हैं कि डिप्टी चेयरमैनशिप हमें मिल जाए? क्योंकि ये बड़ा अजीबोगरीब सा सेटअप है कि 26, 27, 28, 16, 10, 5 इस तरह करके जमातें खड़ी हैं, जहां किसी एक जमात ने एक तरफ से दूसरी तरफ अपना वोट डाला, वहां पे वो पलड़ा उसकी फेवर में चले जाएगा, नून या पीपल्स पार्टी की। तो क्या आप खुद उम्मीदवार हैं? वाई नॉट नदीम भाई। अगर दो मेन कंटेंडर्स हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चेयरमैनशिप के, और जो तीसरी बड़ी जमात है अददी एतबार से सेनेट में वो MQM है, तो अगर चेयरमैन कोई भी पार्टी, लेट्स से अगर पीपल्स पार्टी चाह रही है या नून चाह रही है कि उनके चेयरमैन हो, और अगर MQM उनको सपोर्ट करती है, तो यकीनन ये ख्वाहिश नाजायज़ नहीं है। अपने जो अददी अक्सरियत है वहाँ पर हमारी, उसके हिसाब से गैर मंतकी नहीं है। दुरुस्त है। अच्छा, मैं ये बात मखदूम साहब से भी पूछना चाहूँगा। एक हामिद खान साहब ने बड़ी अभी अहम पते की बात की, उन्होंने कहा कि सिंध से प्रेसिडेंट हैं, पंजाब से प्राइम मिनिस्टर हैं, और
स्पीकर कौमी असम्बली भी पंजाब से हैं, तो ये जो ओहदा है चेयरमैन सेनेट का, ये किसी KPK या बलूचिस्तान से किसी शख्सियत को चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? आपकी राय क्या है? जी नदीम भाई, हमारी ख्वाहिश यकीनन ये है मखदूम अमीन फ़हीम साहब। अच्छा जी, मलिक साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मखदूम साहब आपसे पूछ रहा हूँ। मलिक साहब, मैं इसमें एक छोटा सा तर्जिया करूंगा जी कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में फर्क है। नेशनल असेंबली में पंजाब डोमिनेट करता है और सेनेट में जो है वो चारों सूबों को एक जैसी नुमाइंदगी है सिवाय फाटा और इस्लामाबाद के। तो यहाँ पे इसको महदूद नहीं करना चाहिए कि छोटे सूबे से हो या बड़े सूबे से हो। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि जिस भी पार्टी या जिस भी कोलिशन पार्टनर्स को मेजॉरिटी है वो अपना पसंद का कैंडिडेट नॉमिनेट करें और उसको आगे आना चाहिए, चाहे वो बड़े सूबे से हो चाहे छोटे सूबे से हो। मेरा ये ख्याल है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि प्रोटोकॉल वाइज बड़ा तगड़ा ऑफिस है? गो इख्तियारात नहीं है सेनेट के पास, लेकिन बड़ा तगड़ा ऑफिस है चेयरमैन सेनेट का प्रोटोकॉल वाइज। तगड़ा है। इस वक्त आपको पता है कि मैं यूरोप में बैठा हूँ हजारों मील दूर, बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्या नेगोशिएशन हो रही है, 100% मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसमें सब लोगों के इत्तेफाक से एक कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहिए जिसमें जो है वो कोई ऐसा वहमो गुमान ना हो कि कोई किसी और चीज की इन्वॉल्वमेंट हुई है या कुछ को हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह का भी चक्कर है। सही। अच्छा हामिद खान साहब, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा इशू आपकी जमात को दरपेश था और इमरान ने बड़ी पावरफुल पोजीशन इसके ऊपर ली, लेकिन आज जो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ा तो पता ये चला कि नून लीग और PTI के कैंडिडेट्स ने एक दूसरे के लिए वोट किया KPK के इलेक्शन में। ये हॉर्स ट्रेडिंग का इशू नहीं था, लेकिन आप दोनों बड़ी तगड़ी राइवलरी में इन्वॉल्व हैं इस वक्त। लाहौर के जितने हलकों में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो सारे आपने नून लीग पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ सेनेट इंतखाबात में नून लीग के MPs और PTI के MPs आज CM KPK कह रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे को वोट किया। नून लीग ने PTI के लिए और PTI ने नून लीग के लिए वोट किया। हमें ऐसी इस पे कोई क्या इल्म तबसरा नहीं देंगे? है। मैं नहीं समझता ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें जितनी सीटें मिली हैं हमारे ही MPA के वोटों से मिली हैं, इसलिए हमें कोई नून लीग का वोट नहीं पड़ा। आज परवेज़ खटक साहब ने ये बयान जारी किया मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि हमने नून लीग के लिए वोट किया और नून लीग ने हमारे लिए वोट किया। हमने हॉर्स उनका ट्रेडिंग को मतलब ये रोका होगा इस कोई तरीके नीचे, हाँ मैं बात समझ गया। उनका मतलब नीचे की प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वो हुआ होगा। से। हाँ, सेकंड देखिए प्रेफरेंस ना, के ऊपर आपने सेकंड प्रेफरेंस में दिया होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7 तक प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। जनरल सीट में एक MPA जो है वो 7 तक अपनी प्रेफरेंस देने का देने का हक रखता है। हामिद साहब, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस में भी डाला तो सही ना। देखिए वोट तो डाला ना, सेकंड प्रेफरेंस नहीं डाला। इसमें अब ये तो नहीं उन्होंने बताया कि सेकंड का डाला, ये फोर्थ का डाला, ये 6th का डाला, लेकिन MPA पर जो भी पाबंदी पार्टी की तरफ से हो सकती है वो पहली 3-4 पोजीशन जो है प्रेफरेंस पर ही हो सकती है। उसके बाद से तो उसको किसी हद तक आज़ादी देनी पड़ती है। उस सूरत में दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो नहीं दी जा सकती दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को। अच्छा, फैसल साहब से भी इस पे पूछ लें। फैसल साहब, आप भी कुछ चेयरमैन सेनेट के हवाले से और सूबों के हवाले से आप कुछ राय देने लगे थे, क्या बलूचिस्तान उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि नुमाइंदगी उधर चली जाए? नहीं, मैं मेरे फ्रेंकली स्पीकिंग ज़्यादा इसमें तो इस्लामाबाद में हो रही है सारी व्हीलिंग डीलिंग, लेकिन वाई नॉट अगर बलूचिस्तान के हवाले से जिस जमात के पास ज़्यादा वोट्स हो जाते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के साथ नेगोशिएट करके, अगर वो बलूचिस्तान से भी पिच करना चाहे तो वाई नॉट। बदकिस्मती के साथ जो पिछली गवर्नमेंट थी PML नून की, उसमें तो मुझे याद है कि इमरान खान साहब के ज़माने में द न्यूज़ की एक स्टोरी थी, 40 या 44 मेन ऑफिसेज जो थे वो सेंट्रल पंजाब ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स ने होल्ड किए हुए थे। लेकिन अब अगर मुख्तलिफ ऑफिसेज मुख्तलिफ सूबों के दरमियान हो तो वाई नॉट। हालांकि बसा औकात जो है, ये मुझे एक सियासी कारकुन की हैसियत से बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक भी लगती हैं। बाज़ दफातर ऐसे होते हैं कि जिन पे ना किसी सूबे के हवाले से कोई फ़र्क पड़ता है और ना उस दफ्तर में बैठने वाले जो हैं वो किसी सूबे से ताल्लुक़दारी ज़्यादा निभा रहे होते हैं। ख्वाहिश ज़रूर यही है कि फेडरेशन की तरीके से चले और छोटे और बड़े सूबे की कोई बात रहे नहीं।
दुरुस्त है। शहीन सहबाई साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सहबाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त तो पावर कॉरिडोर्स में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी के लिए मुकाबला जारी है, लेकिन आपके आर्टिकल्स पढ़ें तो आपका आर्टिकल्स पढ़ के तो ये लगता है कि सिस्टम भी रहना है कि नहीं रहना, उसके ऊपर भी बातचीत जारी है। क्या राय है आपकी? बहुत शुक्रिया नजीम साहब। मुझे पहले अगर आप आधा मिनट दें, जो अभी तक आपकी डिबेट जो हुई है सेनेट के इलेक्शन के बारे में, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन किसी ने एक बात नहीं की। और जो मुझे अफसोस हो रहा है कि सेनेट के चेयरमैन उसको होना चाहिए जो इस सेनेट के वकार को उसकी अपनी जगह पे ला के रख सके। आज तक की सेनेट हमारी क्या है, एक मेरे ख्याल में, अगर माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, एक सर्वेंट क्वार्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है इस सेनेट को। कोई खादिम, कोई मालिशी, कोई पॉलिशी, कोई जूते पॉलिश करने वाला, कोई नौकर, जिसको चाहते हैं जब उठा के सेनेट में डाल देते हैं कि जी आप आए और जाके सेनेटर बन जाए। सेनेट दुनिया भर में कौमों की जो आला तरीन वाइज विजडम होती है उसकी नुमाइंदगी करती है, और हमारे यहाँ जो है वो अपनी मालिशी और पॉलिसी आके बैठते हैं। अगर इसी तरह का आपने कोई एक किसी भी छोटे सूबे बड़े सूबे कहीं से भी बिठा के चेयरमैन बिठा दिया तो वो क्या सेनेट की खिदमत करेगा? और इस सेनेट की आज तक की कंट्रीब्यूशन क्या है सिवाय यस और सिवाय पैसे लेने के? और इनको करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट फंड भी आप दे देते हैं। किसके लिए देते हैं डेवलपमेंट फंड? किसकी नुमाइंदगी करते हैं ये लोग? चंद लोग जो एमपीज हैं, इलेक्टेड लोग हैं, छोटा सा इनका जो इलेक्टोरेट है वो इन्हें इलेक्ट करता है, उनके लिए आप करोड़ों रुपए इनको भी आप दे देते हैं कि जी आप जाएं और जाके खर्च करें। तो ये एक बिजनेस का पैसे कमाने का जो रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसको ठीक करने की जरूरत है, इसका लेवल इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि सेनेट का चेयरमैन जो भी आए एक आके उसको डिग्निटी और वकार दे और फिर उसको एक अपनी जगह पे लेके आए जहाँ। ठीक है, ये आपका कमेंट हो गया, इस पे मैं अभी मखदूम साहब से पूछूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप पहले दे दीजिए। जी, आपका सवाल था जो मैंने लिखा कि जी सिस्टम की बात हो रही है, और सिस्टम जो ये तो आप सबको नजर आ रहा है कि सिस्टम में तब्दीली आई है, सिस्टम में एक नया पैराडाइम आया है। आर्मी, कई लोग कहते थे कि जी आर्मी को शामिल कर लिया जाए और एक डिफेंस कमेटी बना दी जाए, क्या कर दिया जाए, लेकिन अब वो एक प्रैक्टिकली वो हो चुका है कि आप आर्मी जो है वो अपने एपेक्स कमेटीज के थ्रू गवर्नमेंट में गवर्नेंस में आके वो बैठना शुरू कर दिया उन्होंने, और अपने डिमांड्स भी रखना शुरू कर दिए और मनवाना भी शुरू कर दिए। मेरा लिखने का पॉइंट ये था, जो आर्टिकल में मैंने पॉइंट किया था कि जी अगर पॉलिटिशियंस कुछ इश्यूज पे ये चीजें इनकी मान सकते हैं तो बाकी इश्यूज पे क्यों नहीं मान सकते? और जो बाकी इश्यूज हैं वो पूरे आवाम को हिट करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये एक प्रिंसिपल आपको निजाम से भाई साहब खतरे में लगता है? नहीं, मुझे निजाम खतरे में नहीं लगता, ना खतरा होना चाहिए, ना आर्मी को। मैंने बल्कि कई दफा ये अपने आर्टिकल में लिखा कि जी आर्मी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन आर्मी को अपना वो पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करना चाहिए जो वो दूसरे इश्यूज में कर रहे हैं, टेररिज्म के इशू पे कर रहे हैं, जो बाकी इश्यूज पे वो इनको पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं कि जी आप ये करें ये ना करें, तो दूसरे इश्यूज पे भी वो ये कह सकते हैं बगैर के इंटरफेरेंस किए हुए, बगैर इंटरवेंशन किए हुए। इनको कुछ थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है ना। अच्छा, अगर ये नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? मखदूम साहब, आपसे इस पे राय चाहूंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि वो मालशी और पालशी सेनेट में पहुंचा दी हैं, पहले तो इस पे राय दे दीजिए। और दूसरा ये, वो कहते हैं कि फौज ने अगर टेररिज्म ठीक कर रही है तो थोड़ा सा सियासतदानों को भी ठीक कर दे। मलिक साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शाहीन सहबाई साहब, वो हमारे सीनियर हैं लिखने वाले और सोचने वाले। मसला ये है कि हमें चेयरमैन सेनेट का बनाना है और उसके लिए हमें सेनेट के अंदर जो स्टफ है उसी स्टफ में से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है। फरिश्ते तो हमारे पास जब आएंगे जब देखा जाएगा, उसमें हमें सोच समझ के करना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में फैसला ये हो कि जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और उसके साथ जो है छोटे सूबों की इसमें नुमाइंदगी है उनको हक बजानिब जो है वो नुमाइंदगी दे सके और उनके मसाइल को अपना सॉल्व करने के लिए उसमें सलाहियत हो। अब बाकी तो बड़ी थ्योरीज होती हैं कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर फौज का कोई दखल नहीं होना चाहिए।
फौज अपना काम कर रही है, टेररिज्म के खिलाफ कर रही है, हालात को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करे, उसके लिए पूरी कौम को उसकी सपोर्ट करने की जरूरत है, कर रही है। बाकी सियासतदानों के बीच में छोड़ दें और लेट द नेशन डिसाइड कि कौन से फैसले अच्छे हुए हैं, कौन से अच्छे नहीं है। हामिद खान साहब, आपकी क्या राय है दोनों के ऊपर, मालचिए पॉलिसी भी और फौज सियासतदानों को ठीक कर दे? दूसरी बात नहीं समझ में आई। पहली तो मालची पॉलिसी की, दूसरी आपने क्या सवाल पूछा? सहबाई साहब कहते हैं कि टेररिज्म ठीक करने के लिए फौज आई है, तो बाकी भी काम थोड़ा सा आगे बढ़े और सियासतदानों को भी बताए कि मुल्क की फलाह के लिए क्या करने की ठीक है, गवर्नेंस ठीक करने के लिए क्या करने की जरूरत है, वो भी काम करे। ये कौन बताए इनको? फौज बताए सियासतदानों को? फौज बताए सियासतदानों को? जब पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने गवर्नमेंट किया है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जिस किसी को पार्टी अगर नॉमिनेट करती है तो हर सूरत वो सेनेटर बनता है, उसको उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। अगर पार्टियां उसको मालशिया या पार्शिया ट्रीट करती हैं तो वो तो फिर पार्टियों का कसूर है। लेकिन इंस्टीट्यूशन में जब वो चला जाता है तो इंस्टीट्यूशन में उसको उसकी ड्यू डिग्निटी और ऑनर देनी चाहिए। दूसरी बात जहाँ तक आपने कही है कि फ़ौज, इन्होंने जो फरमाया है कि फ़ौज को चाहिए इनको बताए, तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती होगी। जो आज जिसने पाकिस्तान की तारीख पढ़ी है उसने देखा है कि फ़ौज का हमारे सियासत में कितना अमल दखल रहा है। हमारे 67 सालों में से आधा वक्त तो फ़ौज बराह रास्त कुरान रही है पाकिस्तान की। तो अगर वो इस पोजीशन में होते कि बता सकते, बताने से मामला बेहतर हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हालात इस नहज पर नहीं पहुँचे होते जिस नहज पर आज पहुँचे हैं। लिहाजा ये बात तो सियासतदानों को खुद ही करनी पड़ेगी और खुद ही उनको अपने आप को सही गवर्नेंस की तरफ ले जाना चाहिए और ले जाना पड़ेगा। किसी और की तरफ ये नहीं देख सकते और ना ही कोई और इनको सही माने में गाइड कर सकता है। सब्जवारी साहब, आपसे भी इसका जवाब चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि सहबाई साहब से भी कहें कि वो रिस्पॉन्ड करें। पहले आप बताइए आपकी क्या राय है दोनों नुक्तों के? नहीं, मैं इस जहत से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ शाहीन साहब की कि सेनेट में मोतबर लोगों को होना चाहिए, संजीदा बुर्दबार लोगों को होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। और मैं इससे इख्तलाफ करूँगा कि ये कह रहे हैं कि वहाँ मोतबर, पढ़े लिखे, संजीदा और बुर्दबार लोग नहीं हैं। क्योंकि मैं और आप बहुत सारे ऐसे नामों को जानते हैं, मेरी जमात से मैं सबको जानता हूँ जो पढ़े लिखे, संजीदा, मोतबर, बावकार लोग हैं जो सेनेट में भेजे जाते रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की कि जनाब फ़ौज जहाँ पर कर रही, यकीनन ये तो है सूरत हाल कि एक ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, बहुत उस पर हाहाकार थी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब टेररिज्म के हवाले से एपिक्स कमेटीज़ बनी हैं और लोगों को नज़र आ रहा है कि वहाँ इस हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और टेररिज्म को टैकल करने के हवाले से फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है और ना ही रहा है। हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि हम एक आइडियल डेमोक्रेसी बने, लेकिन हमारा कोई भी इदारा अपनी उन हुदूद में काम ही नहीं करता। एक तो हुदूद में रहना है और दूसरे फिर हुदूद में रह के काम क्या भी आप करना ये है। चाहेंगे कि फौज जो है गवर्नेंस ठीक करने के लिए सियासतदानों को, क्योंकि सिंध में इस तरह का कमेंट आया था कि इम्पोर्टेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट है, इम्पोर्टेंट आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए अगर ये टर्म यूज करी जाए, और इनकॉम्पिटेंट है, तो गवर्नेंस ठीक करने के लिए वो अपना वेट डालें। क्या आपको लगता है कि डालना चाहिए फौज को? हमारी ख्वाहिश ये है कि जनाब गवर्नेंस हो। हमारी ख्वाहिश ये है कि पोटेंसी शो करें पॉलिटिकल पार्टीज, और जहां देखिए लोग डिजर्व करते हैं, मैं वोट लेकर आऊं और मैं डिलीवर ना करूं, ये तो लोगों का हक है। क्या फौज को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फौज ये काम प्रिंसिपली काम तो सियासतदानों का है, लेकिन अगर सियासतदान नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई तो करेगा। सहबाई साहब, आपको माजरत के साथ थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगा, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद आपसे चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्ड करिए। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाहीन से भाई साहब, आपने सारे मेहमानों का तबसरा सुन लिया। अब आप फरमाइए, क्या गवर्नेंस ठीक करना खुद सियासतदानों का काम है या इन्हें फौज की तरफ देखना चाहिए? सहबाई साहब। मैं
जी, मैं एक सेकंड में, आधे मिनट में इसी पॉइंट पे आता हूँ। मैं एक छोटा सा मैं कमेंट कर दूं कि पहले मेरे जो बातचीत पे जो रिस्पॉन्स आया है, एक तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि सेनेट में अच्छे लोग नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सेनेट के वकार को अगर आप ऐसे लोगों से डैमेज करेंगे जो कि बिल्कुल जाती आपके दोस्त हैं, जाती आपके एक तरह से नौकर हैं, उनको अगर आप ला के बिठाएंगे तो सेनेट का वकार मजरूह होता है। दूसरी बात मैंने कही, ऐसे कुछ लोगों के नाम आप लेंगे साहब भाई साहब? बहुत सारे लोग हैं, नेम फ्यू। डॉक्टर कयूम जुमरो साहब का नाम है, बहुत बड़े आजकल वो लीडर हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है या क्या उनकी तजुर्बा है या वो क्या उनकी ऐसी एक्सपर्टीज है जो वो सेनेटर बने, जो कि पूरे पाकिस्तान के सेनेट के ऐवान में जाके बैठे हो। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि रहमान मलिक साहब जो आए थे, उनका क्या खिदमत थी, किस वजह से वो आए थे। मतलब है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं और भी कई पार्टीज में ऐसे लोग होंगे। जनरली ट्रेंड तो ये है कि जो पार्टी लीडर का लॉयलिस्ट होता है उसको वो टिकट दिया जाता है। लॉयलिस्ट तो यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, लॉयलिस्ट को लेना एक अलग बात है, एक ऐसे सेनेट के ऐवान में ऐसे आदमी को भेजना जो जाके वहाँ कोई कंट्रीब्यूट करे, को परफॉर्म करे, कुछ उसके डिग्निटी में इजाफा करे, ये एक अलग बात है। ये है मेरा पॉइंट। अच्छा, दूसरा ये कि इनको पैसे देने की क्या जरूरत है जब आप इनको भेज रहे हैं तो? उनका कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें आप करोड़ों रुपया उनको हर साल डेवलपमेंट फंड के नाम पे देते हैं? वो कहाँ जाता है, कौन खर्च करता है, किसको देता है? तो ये एक तरीका है बना हुआ जो कि गलत है। दूसरी बात ये, आपका जो पहला सवाल था कि जी गवर्नेंस के इशू पे आप इमरान साहब बार बार कहते हैं कि जी तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं ये कहने की जरूरत करूंगा कि जी आर्मी आ नहीं रही, आर्मी एक तरीके से आ गई है। और ये जो एपेक्स कमेटीज की जो डॉक्ट्राइन बनी है, जिसके थ्रू ये बैठे हैं सामने वर्दी के जरिए, और ये किसकी वजह से बैठे हैं? सियासतदानों की नालायकी की वजह से बैठे हैं। इन्होंने खुद इनवाइट किया उनको। अगर ये काम खुद करते जो करना चाहिए था, कभी भी आर्मी की ना इस पोजीशन में है कि आए, ना उसको आना चाहिए, ना वो आती। लेकिन इन्होंने क्योंकि दिली डैलिंग की, अपने काम पूरा नहीं किया, इन्होंने यानी उनको इनवाइट एक तरह से किया कि वो खुद आके बैठे। और जब आर्मी आके सिंध में कहती है कि जी गवर्नमेंट ये इम्पोर्टेंट है और पोस्टिंग ट्रांसफर जो है हमारी मर्जी के बगैर और एपेक्स कमेटी के बगैर नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो तो ऑलरेडी एलिफेंट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द रूम। और आपने 2-3 मिनट रह गए, जल्दी से आगे से रिस्पांस भी ले लूं। हामिद साहब आप बताइए, वो कहते हैं फौज आ नहीं रही, फौज आ चुकी है। मैं समझता हूँ किसी हद तक ये बात दुरुस्त कहते हैं। जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त और जिस तरह ये कमेटीज़ बनी है, जिस तरह से 21वीं तरमीम का फैसला हुआ है, वरना आज तक कभी एपीसी में फौजी जनरल्स नहीं बैठा करते थे और ना ही ना उनका बैठना मौजू है, क्योंकि तो सियासी जमातों का एक इज्तिमा होता है। तो लेकिन इस्तीफ़ा तो खुल के बैठे हैं और जो उनकी ख्वाहिश थी वो हुई, इन सबको पूरी करनी पड़ गई। तो इससे ये जाहिर हो गया है कि हाँ वाकई ही वो इस वक्त मुल्क की गवर्नेंस में उनका बहुत बड़ा हाथ है और बल्कि वो उनके पास लास्ट वर्ड है, जो वो चाहते हैं वही होता है। अच्छा, फैसल साहब से भी इस पर राय ले लें। फैसल साहब, आपकी जमात तो खुद बुलाने में सबसे मेरे ख्याल में आगे थी, खुद कहते थे कि आइए, कराची में भी ऑपरेशन करिए, गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर भी आप लोग कहते थे कि आ जाए, एएनपी वाले भी कहते थे। आपको भी ऐसे ही एहसास हैं या आप चाहते हैं कि कुछ मुख्तलिफ हो? क्योंकि इम्पोर्टेंट का लफ्ज़ जो था जिस दिन इस्तेमाल हुआ, उस दिन शायद नून लीग वाले खुश होंगे, पीटीआई वाले खुश होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले उस दिन से परेशान है, इसीलिए वो चेयरमैन सेनेटशिप हर कीमत पे हासिल करना भी चाहते हैं। नहीं नदीम भाई, जिस वक्त हम ये कह रहे थे और आज भी ख्वाहिश यही है कि जो अपने आप को अवामी नुमाइंदगी के लिए पेश करें वो फिर अवाम की नुमाइंदगी का हक भी अदा करें और डिलीवर करें। लेकिन एज आई हैव स्टेटेड कि अगर नहीं करेंगे हम डिलीवर, नहीं गवर्नेंस देंगे, तो फिर लोग दीगर एवेन्यूज़ की जानिब जो है देखते हैं। लोगों को डेमोक्रेसी के नाम पर नॉन इश्यूज़ में ना उलझाएं, बल्कि डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को उनका हक दिया जाए जो कि गवर्नेंस है। अदरवाइज लोग अपने हक के लिए फिर हर जानिब देखने पे हक बजानिब होंगे। मखदूम साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूँगा। सिस्टम हमारा बेहतरी की जानिब जा रहा है या मसाइल का शिकार हो रहा है? मुझे इस वक्त अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है कि कैसे कह दो कि मुझे छोड़ दिया है उसने,
बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। परवीन शाकिर। परवीन शाकिर, I'm sorry। वाह, परवीन। मेरे ख्याल में ये आपका जो जुमला है, ये आखिरी जो मिसरा है ना कि बात तो सच है, बात है रुसवाई की, ये सहबाई साहब के भी सारे तबसरे को वो दुरुस्त साबित कर देगा और बहुत सारी और सच्चाइयों को भी यहाँ कर देगा। इसी पे प्रोग्राम का आज खत्म करते हैं। जी जी, बताइए फैसल साहब जल्दी से। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। ये वो लोटा नदीम, ये वो लोटा है जिसको आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह हॉर्स राइडिंग में। ये वो खुश रहिए जी सारे, बहुत शुक्रिया आपका, सहबाई साहब, मखदूम साहब, हामिद खान साहब, फैसल सब्जवारी साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।